एरेज इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज का इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एरेज। वो हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एरेज क्या होते हैं और हमें एरेज क्यों यूज़ करने चाहिए और एरेज के टाइप्स क्या हैं। तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह सी लैंग्वेज में भी एरेज का कंसेप्ट है। एरे क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। जब आप बहुत सारे एलिमेंट्स बिल्कुल एक ही जैसे हों तो उसको हम बोलते हैं कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी एक ही जैसी चीज़ों का जो कलेक्शन है। तो उसका हम रिलेशन है जो अब सी लैंग्वेज से भी जोड़ेंगे। तो इसमें से कुछ है जो मेन हम डिस्कस करेंगे कि एरे क्या होता है कि और एरे हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, वाई टू यूज़ एन एरे। और एरे के जो एलिमेंट्स हैं ये ऑर्डिनरी वेरिएबल से अलग वे में मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं, क्योंकि कुछ तो डिफरेंस होगा जिसके कारण एरेज पॉपुलर है और एरेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ किया जाता है। तो एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स हैं। जैसे मान लो कई बार हम रोल नंबर्स की एक लिस्ट बनाते हैं या मार्क्स की एक लिस्ट बनाते हैं। चाहे आप एक लंबी सी रो में लिख दो या एक कॉलम में लिखो। कई बार टीचर भी बोल देते हैं कि जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं उनके रोल नंबर की एक स्लिप बना दो। बहुत सारे रीजंस होते हैं जब आप एक लिस्ट बनाते हो, तो इसको हम कह सकते हैं कि एरे है। तो उस लिस्ट में आपको पता है कि सभी के सभी रोल नंबर ही लिखे जाते हैं। अब बात आती है कि एरेज को हमें एरेज की ज़रूरत क्या है। तो बहुत सारे रीजंस में से दो हैं जो मेन रीज़न है जो मुझे लगता है कि जिसके कारण एरेज का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। पहला रीज़न तो है कि हमें एक कॉमन नेम शेयरिंग करना होता है, और दूसरा रीज़न है कि हम जो एलिमेंट्स को हम चाहते हैं कि एक स्टैटिक वे में एक के बाद एक वे में स्टोर हो ताकि टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इम्प्रूव हो। अब हम बात करेंगे कॉमन नेम शेयरिंग का मतलब क्या है कि आप अगर एक प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें आपको वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करनी है, तो आपको पता है कि वेरिएबल्स के लिए आपको वैल्यू स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ज़्यादातर कि आपका वेरिएबल नेम्स हैं या आइडेंटिफायर नेम्स हैं ये यूनिक होते हैं। अगर आपने एक वेरिएबल एक पर्पज़ के लिए यूज़ किया तो उसे आप दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करोगे या दूसरे वेरिएबल को वो नाम नहीं दोगे। तो उस केस में क्या होगा, आपको सभी के लिए अलग अलग वेरिएबल नेम यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे मान लो अब आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको 50 स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर करने हैं। तो इस केस में आपको 50 वेरिएबल्स चाहिए। तो 50 वेरिएबल्स मतलब 50 डिफरेंट वेरिएबल नेम्स जो एक दूसरे से यूनिक हों। एक कॉमन स्ट्रेटजी क्या है कि हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को ले लें, ABCD अप टू Z। तो ये 26 है। उसके बाद A1 B1 कुछ इस तरह से हम वेरिएबल नेम्स ले सकते हैं। लेकिन इतना करना है जो ये इस टास्क को कॉम्प्लेक्स कर देगा, और जब हम इन एरेज को, इन वैल्यूज़ को या वेरिएबल्स को प्रोसेस करेंगे तो भी डिफ़िकल्टी रहेगी। हमें नहीं पता रहेगा कि कौन सा पर्टिकुलर रोल नंबर कौन से वेरिएबल में स्टोर है। तो कन्वेंशन हमने क्या यूज़ किया 50 स्टूडेंट्स के लिए ABCDEF ऑनवर्ड्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है और इतने सारे वेरिएबल्स को मेमोरी में स्टोर करना, तो मेमोरी में स्कैटर्ड वे में भी स्टोर होंगे। मे बी एज़ पर अवेलेबिलिटी वो एक के बाद एक स्टोर हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस क्या रहते हैं कि मेमोरी स्कैटर्ड रहती है। तो वेरिएबल्स स्कैटर्ड वे में मेमोरी में स्पेस लेंगे, और डिफरेंट जो एलिमेंट्स है 15 डिफरेंट वेरिएबल्स को प्रोग्राम में बार बार रीड करना, प्रोसेस करना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम्स के लिए कि वेरिएबल नेम भी शेयर करना चाहते हो, क्योंकि रोल नंबर को A में स्टोर करना अजीब भी है। आप रोल नंबर के लिए रोल नंबर को ही यूज़ करना चाहोगे, रोल नंबर ROLLNO स्ट्रिंग को यूज़ करना चाहोगे, लेकिन एक से ज़्यादा वेरिएबल का जो वेरिएबल नेम है वो सेम नहीं हो सकता। तो सी में इसका बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आप क्या कर सकते हो कि आप कॉमन नेम शेयर कर सकते हो अगर आप एरेज का कंसेप्ट यूज़ करोगे। तो वीडियो में आगे देखते हैं कि एरेज हम लोग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और एरेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एरेज नहीं यूज़ करते तो मैंने अभी कहा कि आपके जो मेमोरी में जो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर हो सकते हैं, जो फिज़िकली बहुत दूर हो सकती हैं। सपोज़ आपने वेरिएबल यूज़ किए 50 स्टूडेंट्स के लिए ABCDE समथिंग, ऐसे 50 वेरिएबल्स आपने ले लिए,
अगर आप एरे का कंसेप्ट नहीं यूज़ करते, आप उसके बिना भी प्रोग्राम को चला सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, हर एक वेरिएबल के बीच में मेमोरी स्पेस हो सकता है, क्योंकि ये जो इनमें नॉर्मल केसेस में जो स्केलर वेरिएबल्स होते हैं, इनकी एलोकेशन डायनामिक रहती है। मेमोरी में जहाँ जहाँ स्लॉट होंगे वेरिएबल्स मेमोरी में, वहाँ पे स्पेस ले लेंगे। तो उस केस में क्या होगा, जब भी आप मेमोरी इन वेरिएबल को एक्सेस करोगे, इनको रीड करोगे स्कैनएफ से, या प्रोसेस करोगे, या कुछ भी करोगे, इनको यूज़ करने की कोशिश करोगे, तो प्रोग्राम के कंट्रोल को बार बार डिफरेंट लोकेशंस पे स्विचिंग करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाइंग नहीं है कि प्रोग्राम का हमेशा हम देखते हैं कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो ऐसा ना हो कि आप आउटपुट का वेट कर रहे हैं और प्रोग्राम बहुत देर से एग्जीक्यूशन में लगा हुआ है। क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है, मान लो आपके 50 फ्रेंड्स हैं डिफरेंट कॉलोनीज़ में, एक एरिया की डिफरेंट कॉलोनीज़ में रहते हैं, और आपको सबको मिलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी एक लोकेशन, कभी दूसरी लोकेशन, और आप एक ही दिन में सबसे मिल भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो एक ही कॉलोनी में रहते हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से उनके घर हो, तो आप कंटिन्यूस वे में, क्योंकि कंटिन्यूस लोकेशंस पे वो स्टोर्ड है, तो आपका टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, उनको मिलने का जो टाइम है, ट्रैवल टाइम है, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यही होता है हमारे एरेज के केस में कि हम एरेज को यूज़ करेंगे। तो एरेज क्या होते हैं कि हमारे जो मेमोरी है, जो एरे एलिमेंट्स हैं मेमोरी में, एक के बाद एक लोकेशन में, कॉन्टिग्यूस लोकेशंस में स्टोर होते हैं। तो इसको हम स्टैटिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी भी कह सकते हैं। तो इसमें एरे को अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी दोनों प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन हो जाएगा। आप कॉमन नेम भी शेयर कर सकते हैं, 50 वेरिएबल्स का नाम आप रोल नंबर रख सकते हैं, और साथ में जो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, डाटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनकी जो एलोकेशन है वो स्टैटिक रहे। तो अगर आप एरेज को यूज़ करोगे तो आपके दोनों पर्पज़ ही सॉल्व हो जाएंगे। तो एरेज के केस में क्या रहता है कि मेमोरी में जो एलोकेशन होती है एलिमेंट्स की, वेरिएबल्स की, वो स्टैटिक वे में होती है। तो मैं बार बार यही बात ही कर रहा हूँ कि आपका जो प्रोग्राम है, कभी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं तो हमें इनिशियली तो ये होता है कि हमसे प्रोग्राम लिखा जाए, बाद में ये होता है कि प्रोग्राम में वेरिएबल्स की जो काउंटिंग है वो इस हिसाब से हो कि बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स ना हो, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो ज़्यादा ना हो, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज़ हो। तो एरेज हमें ये फैसिलिटी देते हैं कि टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, बहुत सारे वेरिएबल जिनकी डाटा टाइप सेम हो, उनको हम एरे के कंसेप्ट को यूज़ करके एक कॉमन नेम के अंडर ला सकते हैं। कॉमन नेम में लाने से ये भी फ़ायदा होगा कि आप इनकी प्रोसेसिंग को लूप में कर सकते हैं। वो आगे वीडियो के कमिंग सेक्शन में आप देखोगे कि एक कॉमन नेम जब हम यूज़ करते हैं तो हम एक ही सिंगल लाइन को लूप में डाल के बार बार सभी एलिमेंट्स को रीड राइट कुछ भी जो करना चाहे आप कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि एरे का कंसेप्ट है जो वो हम सी लैंग्वेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे कि मान लो आपको स्टूडेंट्स के रोल नंबर रीड करने हैं या स्टूडेंट्स के मार्क्स रीड करने हैं, नियर अबाउट 50 स्टूडेंट्स हैं, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं कॉमन नेम शेयरिंग के साथ में। तो एरेज जब भी सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं हम एक स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं। एरेज नाम का कोई कीवर्ड नहीं है सी लैंग्वेज में। जैसे मान लो हमने रोल नंबर, हम आप एग्जांपल देख पा रहे हो, मैंने लिखा इंट रोल नंबर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने 50 लिखा, तो आपका ये एरे का नेम क्या हो गया, रोल नंबर, और साइज़ हो गया 50। यानी ये 50 डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए एक सिंगल लाइन से। आपने 2 ही वर्ड लिखे हैं और 50 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अगर आप एरेज का कंसेप्ट यूज़ ना करते तो इंट के आगे आप लिखते रोल A, B, C, D, 50 वर्ड्स आपको टाइप करने पड़ते। अब क्या देखो बहुत स्मॉल में ही हो गया है। तो स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करती है कि ये एक एरे है, और उसके बीच में जो 50 लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है कि एरे में 50 एलिमेंट्स हैं। तो ये इजी है। स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया हमने, कोई एरे नाम का कीवर्ड नहीं है, याद रहे, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट से ही कंपाइलर समझ जाएगा कि हमारा जो रोल नंबर है ये एक एरे वेरिएबल है और इसकी कोई सब्सक्रिप्ट होगी। एरेज को सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट जो 50 वेरिएबल्स हैं ये अलग अलग अब कैसे होंगे अगर हम जब इनको यूज़ करेंगे। तो मान लो आपने दिया रोल नंबर 50, इंट रोल नंबर ब्रैकेट में लिखा 50,
तो ये 50 वेरिएबल अलग अलग से कैसे माने जाएंगे? तो ये कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट एलिमेंट रहता है रोल नंबर, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं 0, फिर रोल नंबर 1 2 अप टू जो साइज़ होता है उससे एक कम। तो 50 वेरिएबल्स अलग अलग आप इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे अब आप देखो एक बार फिर से मैंने दिया इंट रोल नंबर 50। तो जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं वो कुछ इस तरह से रहेंगे। फर्स्ट वेरिएबल कैसा रहेगा? फर्स्ट एलिमेंट एरे का होगा रोल नंबर, और इसके ब्रैकेट में जो आपने इंडेक्स देना है वो देना है 0। फर्स्ट एलिमेंट है रोल नंबर 0, और जो सेकंड एलिमेंट रहेगा रोल नंबर, और उसके ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे 1 एंड सो ऑन। तो इस तरह से मान लो एरे का नाम ए होता, आपका साइज 15 होता, तो फर्स्ट एलिमेंट होता है ए ऑफ 0, ए ऑफ 1 अप टू ए ऑफ 14। साइज जितना होता है उससे एक कम था, क्योंकि हम 0 से शुरुआत करते हैं एरेज की। और एरेज को मैंने अभी पहले भी बताया कि एरेज को हम लोग सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स भी बोलते हैं, कि इसके साथ में सब्सक्रिप्ट लगी होती है, रोल नंबर 0, रोल नंबर 1। अब ये डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं अलग अलग वैल्यूज़ होल्ड कर सकते हैं। अब ये मेमोरी में जैसे ही आप ये एरे डिक्लेयर करोगे तो ये मेमोरी में एक के बाद एक स्टोर होंगे। सबसे पहला जो एलिमेंट स्टोर होगा मेमोरी के किसी एड्रेस पे वो रोल नंबर 0, फिर सेकंड एलिमेंट रोल नंबर 1। तो यहाँ हमारा जो एरे था वो इंटीजर था, तो फर्स्ट एलिमेंट है ये। एक आइडियल कंप्यूटर के केस में जहाँ एक लोकेशन पे 1 बाइट स्टोर होती है तो 2 बाइट ऑफ स्पेस लेगा। इसी तरह से हमारा फ्लोट, हमने एक सैलरी एरे ले ली जिसके 30 एलिमेंट्स लिए हैं। आप और भी एरे सोच सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर आगे हमने लिया मार्क्स नाम का एरे, जिसमें हमने 70 स्टूडेंट्स के मार्क्स को ये रीड कर सकते हैं। ऐसे एक कैर एरे भी, आप डिफरेंट डाटा टाइप के एरेज ले सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। कंडीशन क्या है कि आपको डाटा टाइप लिखनी है, एरे का नाम सोचना है। एरे का नाम के लिए रूल वही है जो वेरिएबल नेम के लिए होते हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में साइज लिखना है। तो मैंने इस एग्जांपल में एक सैलरी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक मार्क्स एरे और एक नेम एरे। सैलरी एरे में जो एलिमेंट रहेंगे वो फ्लोट टाइप रहेंगे, मार्क्स में इंट टाइप, और नेम के अंदर हमारे कैर टाइप। तो एक कैरेक्टर कैर टाइप वेरिएबल एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। और याद रहे कि मेमोरी में जो एरेज एलिमेंट है ये स्टैटिक वे में स्टोर होते हैं, यानी एक के बाद एक स्टोर होते हैं। अब बात करते हैं कि एरे के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होता है। तो जैसे क्योंकि एरे आपका सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल नेम में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो सब्सक्रिप्ट होती है वो 0 रहती है। जैसे हमने मार्क्स 70 करके एरे लिया तो फर्स्ट एलिमेंट होगा मार्क्स और 0, तो 0 1 2 3 ऑनवर्ड से ये आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हमारा किसी लैंग्वेज में हमारे एरेज प्रोसेस कैसे होते हैं। तो बहुत ही ईजी वे है एरेज को प्रोसेस करने का। तो एरेज यूजली प्रोग्रामिंग में किसी भी लूप को लेके आप प्रोसेस कर सकते हो। तो तुम जैसे हमारे सी लैंग्वेज में 3 लूप हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। आप इनमें से किसी भी लूप को यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा प्रेफर्ड जो लूप रहता है वो फॉर लूप रहता है, क्योंकि फॉर लूप में वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग और वेरिएबल को अल्टर करना सभी एक ही रो में हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मान लो हमारा एक एरे है रोल नंबर जिसमें 50 एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स कुछ इस तरह से होंगे, रोल नंबर ऑफ 0, रोल नंबर 1 ऑनवर्ड्स अप टू रोल नंबर 49। अगर आप लूप्स को नहीं यूज़ करते तो आपको अगर इनकी वैल्यूज़ को रीड करना है तो आपको लिखना होगा scanf %d। जैसे आपका फर्स्ट एलिमेंट रोल नंबर 0 है, रोल नंबर स्क्वायर ब्रैकेट में 0 सेमीकोलन, फिर दूसरी लाइन में भी आपको यही लिखना होगा रोल नंबर ऑफ 1। तो इस तरह से आपकी जो 50 है scanf स्टेटमेंट हो जाएंगी। तो प्रोग्रामिंग में हम इसका अल्टरनेटिव पता ही है, जब भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीट हो रही हो। अब आप इन 2 स्टेटमेंट्स को देखो, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, बस 0 और 1 का चेंज है। तो अब अगर इतना कम चेंज है तो हम क्या करेंगे, इनको लूप के अंदर डालेंगे। क्योंकि 50 एलिमेंट्स रीड हो रहे हैं तो लूप हम लगाएंगे 0 to 49, यानी टोटल लूप का जो इटरेशन है वो 50 टाइम्स होगा। तो 0 से शुरू किया 49 तक 1 के इंक्रीमेंट के साथ। और scanf में हमने वही scanf स्टेटमेंट दे दी है, %d फॉर्मेट स्ट्रिंग लिया है और साथ में मैंने दे दिया
एंड एम्परसेंड रोल नंबर ऑफ आई। तो इनिशियली आई की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, रोल नंबर ऑफ 0 रीड होगा। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू रीड होगी। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस तरह से आपके जो सारे जो वेरिएबल्स हैं वो आप रीड कर पाओगे। तो ये हमने दोबारा दिया है। रीड के बाद अगर प्रिंट करना हो तो स्कैनएफ को आपको प्रिंटएफ से रिप्लेस करना है। अब एक प्रोग्राम देखते हैं सी लैंग्वेज में कि आपको एक एरे रीड करना है और एरे को राइट करना है। एरे का साइज जिसका 10 हो, उसकी वैल्यूज़ को, एलिमेंट्स को रीड करना है और उन सभी वैल्यूज़ को आपको प्रिंट करना है। तो सिंपल ही है ये प्रोग्राम। शुरू में हम लोग एक कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमें एक स्टूडेंट के मार्क्स रीड करने हैं, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स रीड करने हैं। तो हम मार्क्स नाम का एक एरे कंसिडर करेंगे और एक लूप लगाने के लिए आई वेरिएबल को कंसिडर करेंगे। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। शुरू में मैंने दे दिया हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद void main, और शुरू में हम देंगे एक एरे को डिक्लेयर कर देंगे। एरे का नाम रख दिया मार्क्स और साइज़ दे दिया 10 और एक आई वेरिएबल ले लिया लूप के लिए। तो मैंने वही दिया फॉर स्टेटमेंट i 0 to, अब क्योंकि 10 एलिमेंट्स है 0 to 9 तक का लूप रहेगा। तो स्कैनएफ से हमने मार्क्स एरे को रीड कर लिया आई के साथ। तो आई की वैल्यू 0 to 9 इटरेट करेगी। इसके बाद हमने क्या किया है कि इसको सेम के सेम को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो स्कैनएफ की जगह पे मैंने इसको प्रिंटएफ से रिप्लेस किया। तो जिसके कारण क्या होगा, हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया कि फर्स्ट पार्ट से वेरिएबल रीड करेंगे और दूसरे पार्ट से आप आई की वैल्यू फिर 0 से 9 तक चलेगी, तो हमारा एरे प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारा 1 डायमेंशनल एरे को रीड और राइट करना हो। अब आगे बात करते हैं कि सी लैंग्वेज में कितने टाइप्स के एरे हैं। तो जो ब्रॉड कैटेगरीज देखी जाए तो 2 टाइप्स की कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज़ 1 डायमेंशनल एरे एंड द सेकंड वन इज़ 2 डायमेंशनल एरे। तो 1 डायमेंशनल एरे जो अभी हमने डिस्कस किया वो सारा 1 डायमेंशनल था। कि किसी भी चीज़ की एक लिस्ट आप बनाते हो, कोई वैल्यूज़ की लिस्ट बनाते हो, चाहे एक रो बनाते हो या एक कॉलम बनाते हो, तो उसको हम क्या होते हैं कि 1 डायमेंशन, या तो एक रो है या ये एक कॉलम है। जैसे स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स की लिस्ट है, तो आप हॉरिजेंटली भी लिख सकते हो एक रो में और एक वर्टिकली भी लिख सकते हो, एक सिंगल कॉलम में भी लिख सकते हो। तो इस तरह के एरे को हम क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल एरे बोलेंगे। तो सेकंड जो चीज़ है हमारी वो है 2 डायमेंशनल एरे। तो आपने मैथ में मैट्रिक्स का कंसेप्ट पढ़ा होगा। मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो एलिमेंट के पोजीशन पर्टिकुलर रो नंबर और कॉलम नंबर के अकॉर्डिंग ही है। तो वही कंसेप्ट सी में भी 2 डायमेंशनल एरेस के लिए लिया गया है कि इसमें आपका नंबर ऑफ रोज रहेंगे और नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे, उनकी इंटरसेक्शन पे एलिमेंट को कंसिडर किया जाएगा। तो इसको हम 2 डायमेंशनल एरेस को हम 2D एरेस भी बोलते हैं और 2 डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें रहती हैं हमारी, रोज और कॉलम्स भी रहती हैं। तो कोई भी एलिमेंट रो नंबर और कॉलम नंबर के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। जैसे फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, तो इसमें रो नंबर है 0 से शुरू होते हैं और कॉलम नंबर भी 0 से ही शुरू होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस रहता है 2 डायमेंशनल एरेस के केस में 0 0 रहेगा। सपोज एरे का नाम A है या मैट्रिक्स का नाम A है, तो फर्स्ट एलिमेंट A 0 0 रहेगा। तो आपका जो हर एक एलिमेंट है वो एरे में पर्टिकुलर रो नंबर और पर्टिकुलर कॉलम नंबर के हिसाब से यूनिक एक एड्रेस रहेगा। यानी A of 0 0, A of 0 1, A of 0 2, मान लो ये आपकी 0th रो है और 3 कॉलम्स हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कंप्लीट एड्रेस जनरेट होता है। मान लो एक मैट्रिक है A जिसका ऑर्डर है 3×3 और इसमें एलिमेंट्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो हम सबसे फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करते हैं 56। तो 56 का जो एड्रेस क्या रहेगा, इसके सबस्क्रिप्ट क्या रहेंगी एरे A की, A of 0 0, क्योंकि ये 0th रो है और 0th कॉलम के ऊपर है। 56 को मैंने थोड़ा हाईलाइट किया, लार्ज करके दिखा दिया आपको। इसी तरह से अगर कोई दूसरा एलिमेंट है तो उसके भी पर्टिकुलर रो नंबर और पर्टिकुलर कॉलम नंबर के हिसाब से सबस्क्रिप्ट रहेंगी। तो पहले एलिमेंट की रहेंगी A 0 0। इसी तरह से अगर हम 10 को कंसिडर करें तो ये 0th रो ही है और कॉलम सेकंड है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, A of 0 1 हमारा जो सेकंड एड्रेस का सेकंड एलिमेंट है जो एरे का, उसका एड्रेस रहेगा। तो 10 का रहेगा A of 0 1, क्योंकि इसमें रो तो सेम ही है, 0th रो है। तो ये 3×3 का मैट्रिक है हमारा। तो फर्स्ट रो है 0th रो, इस फर्स्ट रो, सेकंड रो, 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम।
अब एक प्रोग्रामिंग का एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिसमें हम इसको पहले हम देख लेते हैं कि डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो जैसे वन डायमेंशनल को किया था वैसे ही टू डायमेंशनल एरेज को भी डिक्लेयर करते हैं। डाटा टाइप, एरे का नाम, और उसके बाद पहली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ रोज और दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मान लो मैंने एक एरे लिया है जिसके एलिमेंट्स इंटीजर होंगे, तो मैंने पहली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 लिया है, दूसरी में भी 3 लिया है। ऐसे फ्लोट में मैंने बी एरे लिया है जिसमें 2 बाय 3, 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपको एरे को डिक्लेयर करते वक्त बतानी होती है। तो पर्टिकुलर केस में हमारे ए एरे के में नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। तो 3 बाय 3 ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है और 2 बाय 3 ऑर्डर की बी मैट्रिक्स है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, आपको डाटा टाइप लिखना होता है। डाटा टाइप के बाद नेम ऑफ द एरे, जो भी आप नेम रखना चाहते हो। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने ए लिया, पहले एरे का नाम, दूसरे एरे का नाम हमने बी लिया है। उसके बाद पहली स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ रोज और दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये एग्जांपल में फिर से मैं कंसिडर कर रहा हूँ इंट ए 3 बाय 3। तो इस तरह से आप कोई भी एरे को डिक्लेयर कर सकते हो। तो एक आगे हम बढ़ते हैं एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल के साथ ही कि 2 डायमेंशनल एरेज आपका प्रोसेस कैसे होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। 1 डायमेंशनल का आपने शुरू में देखा है कि 1 डायमेंशनल एरेज को प्रोसेस करना हो तो हम सी में जो अवेलेबल है 3 लूप हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। इन तीनों में से कोई भी एक लूप को यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारा जो 2D है, 2 डायमेंशनल एरेज है, ये भी लूप्स में ही प्रोसेस होते हैं। तो इसमें हम नेस्टेड लूप का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप के अंदर जब लूप आ जाता है। क्योंकि 2 लूप हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि 2 सबस्क्रिप्ट है, एक नंबर ऑफ रोज है और दूसरा नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इसमें भी हम नेस्टेड में 4 लूप ही कंसिडर करेंगे। आप दूसरे लूप भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन कन्वीनियंट रहते हैं तो एक लूप लेंगे, आउटर लूप लेंगे हम नंबर ऑफ, और दूसरा लूप हम लोग लेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो एक आउटर लूप रहेगा और एक इनर लूप रहेगा। तो हमने एक एरे कंसिडर किया है फिर से ए, जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 हैं। तो मैं एक आई का लूप लगा रहा हूँ जिसको 0 से 2 तक जा रहा है, 0 से 2 तक इटरेट कर रहा है। इस लूप के अंदर ही मैंने एक जे का लूप लगाया जो 0 से लेकर 2 तक इटरेट करेगा। तो आई की वैल्यू जब 0 रहेगी तो जे का लूप में जे की वैल्यू भी 0 रहेगी। तो इनिशियली जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट ए ऑफ 0 0 रीड होगा अगर हम इसके अंदर स्कैन एफ स्टेटमेंट देते हैं। तो स्कैन एफ में दे देता हूँ और हमारा जो ये 2 डायमेंशनल एरे है ए, इसका हम फर्स्ट एलिमेंट रीड करते हैं। क्योंकि ये इंटीजर है तो फॉर्मेट स्ट्रिंग %d रहेगा। तो इनिशियली क्या रहेगा, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0। तो फर्स्ट इटरेशन में ए ऑफ 0 0 रीड होगा। सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू 0 रहेगी, जे की वैल्यू 1 होगी, तो एलिमेंट ए ऑफ 0 1 रीड होगा। फिर थर्ड इटरेशन में ए ऑफ 0 2। फिर जे की इटरेशन पूरा होते ही आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और जे की वैल्यू 0, यानी ए ऑफ 1 0 1 1 1 2। इस तरह से पूरा एरे आपका रीड हो जाएगा। तो जिस पैटर्न में हमने रीड किए हैं उसी पैटर्न से आप एरे को और भी प्रोसेसिंग कर सकते हो, आपके 2 डायमेंशनल एरे को प्रिंट भी कर सकते हो। तो एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा इसमें, ए ऑफ 0 0, फिर ए ऑफ 0 1, ए ऑफ 0 2। इससे आपका जो 2 डायमेंशनल एरे है इसकी जो फर्स्ट रो है ये रीड होगी। फिर सेकंड रो में आपका रहेगा ए ऑफ 1 0 1 1 1 2 ऑनवर्ड्स। तो इस तरह से आपका सारा का सारा एरे है जो प्रोसेस हो जाएगा। तो अब हम एक शॉर्ट प्रोग्राम देखते हैं एरेज का कि जिसमें हम 2 डायमेंशनल एरे को रीड करेंगे और इसको हम प्रिंट भी करेंगे। तो रीड करना हो तो आपको एरे को डिक्लेयर करना है और उसका ऑर्डर स्पेसिफाई करना है। तो हम एक स्पेसिफाई कर देते हैं कि ऑर्डर इसका 3 बाय 3 रहेगा और एरे को रीड करेंगे, यानी मैट्रिक्स को हम रीड करेंगे और मैट्रिक्स को प्रिंट करेंगे। याद रहे कि 2 डायमेंशनल जो एरे है इसको हम मैट्रिक्स की तरह ही ट्रीट करते हैं जैसे मैथ में मैट्रिक्स होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग दे देते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है, हेडर फाइल है, इसको हमने इंक्लूड किया। साथ में वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन लिख दिया। अब हम एरे को डिक्लेयर करेंगे इंट ए। एरे का नाम हमने फिर से ए ले लिया, आप कोई भी नाम ले सकते हो, मैट ले सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो ऑर्डर दे दिया 3 बाय 3 और हमने 2 वेरिएबल ले लिए हैं, आई और जे ले लिया है। अब हमने वही लूप लगा दिया 0 to 2 आई का 0 to 2 जे का। इसके अंदर हमने स्कैन एफ में ए ऑफ आई जे को रीड किया है। अब फिर से हम ये सारा का सारा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। स्कैन एफ की जगह पे हम लोग प्रिंट एफ स्टेटमेंट दे देंगे
और प्रिंट एफ में बस एम्परसेंड सिंबल को हटा देंगे। तो आप देख पा रहे हैं, तो मैं स्कैन एफ की जगह पे प्रिंट एफ कर देता हूँ, क्योंकि एरे हमने राइट करना है, हमने प्रिंट करना है। एरे हमारा रीड हो चुका है, एरे को हमने प्रिंट करना है, क्योंकि जो हमने रीड किया है वो चेक करना पड़ेगा कि वो राइट करते वक्त ये रीडिंग ऑपरेशन ठीक हुआ है या नहीं हुआ। तो आप देख पा रहे हैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट हमने मॉडिफाई कर दिया है। एरे एलिमेंट्स के बीच में स्पेसिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, /t आपका एस्केप सीक्वेंस यूज़ करेंगे, ताकि एरे के जो एलिमेंट्स हैं एक पर्टिकुलर स्पेस के साथ गैप के साथ प्रिंट हो। साथ में ही इस आउटपुट को हमें अगर मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करना है, तो मैंने जे के लूप के ख़त्म होते ही जब आई के लूप के लिए दोबारा जाएगा, एक प्रिंट एफ दे दिया, /n दे दिया है कि फर्स्ट रो के प्रिंट होते ही कंट्रोल हमारा सेकेंड रो में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यानी फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट प्रिंट होंगे, फिर सेकेंड रो में 3 एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, फिर थर्ड रो में 3 एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम था मैट्रिक्स को रीड करना और राइट करना। तो और भी बहुत सारे सैम्पल प्रोग्राम्स हैं जो आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स में या वाइवा में पूछे जाते हैं जो एरे से रिलेटेड है। तो उनमें से कुछ पॉपुलर प्रोग्राम्स का मैं नेम मेंशन कर देता हूँ, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसी प्रोसेस को यूज़ करके। जैसे एक प्रोग्राम है सर्चिंग का, आप लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च जो भी यूज़ कर सकते हो। प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट इन द एरे, इस तरह से सॉर्टिंग के प्रोग्राम आप कर सकते हो। ये दोनों ही प्रोग्राम आपके 1 डायमेंशनल एरे के साथ आप करोगे कि आप बबल सॉर्ट करो, सिलेक्शन सॉर्ट करो, कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक को यूज़ करके जो भी इनपुट एरे है उसको सॉर्ट कर सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। इसी तरह से हमें 2 डायमेंशनल एरे के लिए हम प्रोग्राम कर सकते हैं मैट्रिक्स एडिशन से रिलेटेड या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, और या फिर आपका एक प्रोग्राम और भी है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, जब आप मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज कर देते हो। तो इन सभी प्रोग्राम्स को आप एज अ प्रैक्टिस प्रोग्राम कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एरेज का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो इन सभी प्रोग्राम्स को आप एक बार देख लो और इनको प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटेंट अगर इंफॉर्मेटिव हो तो याद से लाइक बटन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लिंक इसका अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। याद से बेल आइकन जरूर प्रेस करें।